आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन सूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विभिन्न प्रकार की जो थ्योरीज दी गई है उसके बारे में बात करें। इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को 3 थ्योरी करवा दी। पहली कौन सी थी? एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी कौन थी? हिस्टोजन थ्योरी। और तीसरी थी हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। आज अपन सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जिसको कहते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी उसके बारे में बात करेंगे। तो नोट कर लीजिए, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। इस थ्योरी को श्मिट ने प्रस्तुत किया तथा इसका समर्थन फॉस्टर ने किया। प्रस्तुत किसने किया? श्मिट ने। और इसका समर्थन किसने किया? फॉस्टर ने। ठीक है। इसे कंचुकी पिंडवाद भी कहते हैं। शब्दों पर गौर करना। इसे कंचुकी पिंडवाद भी कहते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो थ्योरी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्राय एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कभी कभी तो ये ट्यूनिका कॉर्पस के नाम से पूछ ली जाती है, या फिर कभी कभी ये कंचुकी पिंडवाद के नाम से पूछ ली जाती है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, उसी को ही अपन कंचुकी पिंडवाद सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? इस सिद्धांत को श्मिट ने प्रस्तुत किया। इसका समर्थन किसने किया? इसका समर्थन फॉस्टर ने प्रस्तुत किया। ट्यूनिका कॉर्पस जो थ्योरी है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम में उपस्थित जितनी भी सेल है उसमें होने वाले डिवीज़न ऑफ प्लेन पर आधारित है, या डायरेक्शन, सेल के डिवीज़न के डायरेक्शन या सेल के डिवीज़न के प्लेन पर आधारित है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब भी अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो ये लिख करके उसको मार्कर से इसको डार्क करके आना है। जैसे मैंने बताया था कि हिस्टोजन थ्योरी है वो डेंसिटी पर आधारित है। डेंसिटी पर आधारित क्या था कि हिस्टोजन थ्योरी में बताया था कि सूट एपिकल मेरिस्टेम पर 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर डर्मेटोजन, फिर पेरिब्लेन, फिर प्लीरो। और उसने ये बताया था कि ये जो लेयर जिस जोन का निर्माण करती है उस जोन का निर्माण केवल ये ही क्षेत्र कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जैसे डर्मेटोजन वाला है वो पेरिबेलम नहीं कर सकता, और पेरिब्लेम वाला है वो प्लीरोम नहीं कर सकता। इसको कहते हैं डेंसिटी। तो हिस्टोजन थ्योरी किसके सिद्धांत पर आधारित है? कि डेंसिटी के आधार पर। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसके आधार पर बेस पर है? कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी सूट एपिकल मेरिस्टेम पर उपस्थित जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें सेल डिवीज़न का प्लेन क्या है या सेल डिवीज़न का डायरेक्शन क्या है उसके ऊपर आधारित है। श्मिट और फॉस्टर ने बताया कि सूट के जो टिप भाग होता है उस पर 2 जोन पाए जाते हैं, जिसको कि ट्यूनिका और कॉर्पस कहते हैं। ट्यूनिका जो भाग होता है वो बाह्यतम होता है, और ट्यूनिका से अंदर की तरफ गिरा हुआ जो भाग है वो कॉर्पस कहलाता है। ठीक है। तो ट्यूनिका कौन सा हुआ? आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज ट्यूनिका एंड द कॉर्पस इज ए पार्ट ऑफ सराउंडेड बाय ट्यूनिका। ठीक है। अब एक एक पे आ जाते हैं। क्या? सबसे पहले लेते हैं अपन ट्यूनिका। श्मिट और फॉस्टर के अनुसार सूट के एपिकल भाग पर जो ट्यूनिका की जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो कई लेयरों में उपस्थित होती है। जैसे हिस्टोजन थ्योरी ने बताया था कि केवल 3 लेयरें पाई जाती है, परंतु ट्यूनिका कॉर्पस ये कहता है कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है कौन? ट्यूनिका, उसकी कई लेयर होती है। और इस लेयर के अंदर ये जो जितनी भी लेयर है उसके अंदर पहले पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा। तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने के कारण नंबर ऑफ लेयर संख्या बढ़ जाएगी। मान लीजिए पहले 5 थी तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने के बाद उनकी संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है। तो पहले पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, उसके बाद नंबर ऑफ एंटीक्लाइनल डिवीज़न हो जाएंगे। तो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीज़न होने के बाद ट्यूनिका की जो सबसे बाह्यतम परत होगी, अब कई लेयर है, कई लेयर के बाद फिर पेरिक्लाइनल हो गया। पेरिक्लाइनल होने से क्या है? नंबर ऑफ लेयर की संख्या फिर बढ़ गई।
नंबर ऑफ लेयर बढ़ने के बाद फिर उनके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन हो गया। एंटीक्लाइनल डिवीजन होने के बाद जो सबसे बाह्यतम लेयर है वो एपिडर्मिस का निर्माण करेगी। तो ट्यूनिका थ्योरी क्या कहती है कि जो सबसे बाह्यतम लेयर है वो एपिडर्मिस का निर्माण करती है, और जो शेष बच गई जो लेयर्स है, शेष बच गई वो जो लेयर हैं वो कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। अब कॉर्टेक्स में कौन आ गया? हाइपोडर्मिस भी आ गया। अगर कहीं किसी भी प्लांट को हाइपोडर्मिस की आवश्यकता है और वो कंचुकी पिंडवाद या ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के अनुसार विभाजित होता है तो वो अपने लिए हाइपोडर्मिस का भी निर्माण करेगा। तो ये तो हो गई ट्यूनिका। अब आता है कॉर्पस। ट्यूनिका से घिरा हुआ जो आंतरिक भाग है वो भी विभज्योति के यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का ही बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। तो ट्यूनिका में तो क्या हुआ था कि पहले पेरिक्लाइनल डिवीजन फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन। कॉर्पस में क्या होगा? कॉर्पस में क्या होगा कि सभी प्लेन के अंदर डिवीजन हो जाएगा, कोई भी मैनर नहीं रहेगा, सभी प्लेन में डिवीजन होगा, जिसके कारण क्या होगा कि मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो मास ऑफ सेल है ये क्या करेगी? ये करेगी कि अब जो शेष बचा हुआ पार्ट है, शेष बचा हुआ पार्ट कौन सा? कि कॉर्टेक्स आ गया, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर जोन और पिथ, इसका निर्माण कर देगी। इसको थोड़े से एक और जटिल बनाते हैं, हालांकि मेरी आदत नहीं है जटिल बनाने की, परंतु फिर भी अगर थोड़ी सी बढ़िया लैंग्वेज में अगर बात करें तो ट्यूनिका की पहली परत जो कि एपिडर्मिस का निर्माण करती है उसको छोड़कर ट्यूनिका की शेष लेयर्स, ठीक है, और कॉर्पस का समस्त भाग आपस में मिलकर के ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू का निर्माण करता है। बात सही है? ठीक है। तो ट्यूनिका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण कर देगा। तो इसके लिए मैंने बताया था कि ट्यूनिका की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, शेष लेयर जितनी भी बची है वो कॉर्टेक्स, कॉर्पस भाग है वो ट्यूनिका से घिरा हुआ होगा, ट्यूनिका से घिरा हुआ भाग है वो शेष पार्ट का मतलब एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर जोन और पिथ, इसका निर्माण करेगा। तो प्लांट के अंदर जितने भी रिक्वायर्ड जोन है उन सभी का फॉर्मेशन ट्यूनिका एंड कॉर्पस के द्वारा हो गया। ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर आगे इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात कर देता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये जो सिद्धांत है, कौन सा? ट्यूनिका कॉर्पस वाला सिद्धांत है, वो हिस्टोजन थ्योरी की तरह डेंसिटी पर विश्वास नहीं करता। हिस्टोजन थ्योरी तो रिजिड है, वो क्या कहती है कि डेंसिटी होगी मतलब होगी, परंतु ट्यूनिका कॉर्पस ये कहता है कि उसने ये बताया था कि अपना सिद्धांत क्या बताया था कि इनके शीर्ष भाग पर उपस्थित जो सेल है उनके विभाजन का डायरेक्शन क्या है या प्लेन क्या है उस पर आधारित है। पर वो ये कहता है मैं इस पर अडिग नहीं हूँ, मैं इस पर अडिग नहीं हूँ। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। ट्यूनिका कॉर्पस जो थ्योरी है वो आज तक जो मैंने पढ़ाई है, आज तक कौन सी पढ़ाई? एपिकल, हिस्टोजन और हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, उसके अंदर सर्वाधिक मान्य है। तो इसलिए मैंने पहले बताया था ना कि ये एग्ज़ाम में प्राय ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी पूछी जाती है, या इसको कंचुकी पिंडवाद भी कहते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। फॉस्टर और रीव ये दो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसके समर्थन में कई प्रमाण प्रस्तुत किए कि भाई ये जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा मान्य है, इसको आप इस तरह से समझिए। फॉस्टर और रीव ने बताया कि प्लांट ग्रुप तो कोई एक तो है नहीं, जितने भी प्रकार के प्लांट ग्रुप हैं उनके टिप भाग पर यानी शूट के टिप भाग पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम का जो जोन है उसमें जो लेयर की संख्या है
वो अलग अलग हो सकती है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अडिग नहीं है कि भाई साहब इतनी ही होगी ना, अलग अलग हो सकती है। ये जो लेयर की संख्या का जो अलग अलग होना या पाया जाना, फॉस्टर और रीव के अनुसार वो ये कहते हैं कि ये जलवायु पर निर्भर करता है। अगर जलवायु उस प्लांट के फेवरेबल है यानी अनुकूल है तो उनकी संख्या अधिक होगी, और अगर फेवरेट नहीं है यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में है तो उनकी सेल की जो लेयर है वो संख्या में कम होगी। तो उन्होंने बताया कि ये जो लेयर की संख्या है वो सीजनल ग्रोथ के जो चेंजेज आते हैं, सीजनल ग्रोथ के जो चेंजेज आते हैं उस पर निर्भर करती है, और इनकी संख्याएं वो चेंज होती रहती है। उन्होंने ये बताया कि ये जो लेयर की संख्या में जो परिवर्तन आता है सीजनल ग्रोथ चेंजेस के कारण, रीव ने इन प्रभावों को प्लास्टोकॉर्न पेरिडियोसिटी का, क्या कहा, प्लास्टोकॉर्न पेरिडियोसिटी का, ठीक है। इसको एक बार फिर समझा जाता हूँ कि फॉस्टर एंड रीव ने बताया कि एपिकल मेरिस्टेम पर जो ट्यूनिका की जो लेयर्स हैं उनकी संख्या अलग अलग प्लांट में अलग अलग हो सकती है, कोई निश्चित नहीं है। जैसे हिस्टोजन थ्योरी के अंदर रिजिड था कि डर्मेटोजन ये बनाएगा, पेरिब्लेम ये बनाएगा, प्लीरोम ये बनाएगा, वो बिल्कुल इस बात पर रिजिड है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इस पर रिजिड नहीं है। वो ये कहता है कि सीजनल ग्रोथ चेंजेस के कारण इनकी लेयर में परिवर्तन आता रहता है। परिवर्तन तो आ जाएगा परंतु घटना वो की वो होगी, क्या कि ट्यूनिका की जो सबसे बाह्यतम लेयर है वो एपिडर्मिस का निर्माण करेगी और शेष लेयर है वो कॉर्टेक्स जोन का निर्माण करेगी, और कॉर्पस के साथ मिलकर के ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू का निर्माण करेगी। तो सीजनल ग्रोथ चेंजेस के कारण जो परिवर्तन आता है इसको अपन कहते हैं प्लास्टोकॉर्न पेरिडियोसिटी। क्या? प्लास्टोकॉर्न पेरिडियोसिटी कहते हैं। इसके कारण इसके अंतर्गत चेंजेस आ जाते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि जितनी भी लेयर है उनके बीच में कोई स्पष्ट डिमार्केशन नहीं होता। डिमार्केशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप ये कंफ्यूज न करें या रिजिड ना हो कि भाई साहब ये था जोन तो ट्यूनिका हो गया, अब इसके बाद ये कॉर्पस जोन के शुरू होगा। तो उनके बीच में जो विभाजन की जो रेखा है वो स्पष्ट भी हो सकती है और स्पष्ट नहीं भी हो सकती है। ये दो प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए, किन्होंने, फॉस्टर एंड रीव ने। इस कारण से ये जो थ्योरी है वो सर्वाधिक मान्य है। तो फॉस्टर एंड रीव ने क्या दिया कि लेयर की संख्या स्पष्ट हो भी सकती है और नहीं भी, नंबर एक। नंबर दूसरा क्या कि लेयर की संख्या कोई निश्चित नहीं है, सीजनल ग्रोथ चेंजेस के कारण ये परिवर्तित होती है, जिसे प्लास्टोकॉर्न पेरिडियोसिटी कहते हैं। परंतु ट्यूनिका की जो सबसे बाह्यतम लेयर है वो एपिडर्मिस का निर्माण करेगी, शेष लेयर है वो कॉर्टेक्स, कॉर्पस है वो शेष भाग यानी एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर जोन, और ये दोनों मिलकर के या तो ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो ये है एपिकल ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आई हुई है तो आप एक बार मेरे वीडियो लेक्चर को फिर गौर से सुनना। मैं इसके नोट्स भी जितनी भी मैंने थ्योरी में मैं ये करवाता हूँ, जिस दिन मेरा वीडियो लेक्चर होता है उसी दिन उसकी थ्योरी के नोट्स भी आपके PDF के रूप में मैं भेज देता हूँ। PDF नोट्स को देख करके आप अपने नोट्स बनाते रहिए और फिर मेरा वीडियो लेक्चर सुन लीजिए, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, कल अपन फिर एक नई थ्योरी करेंगे। चलिए।